फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, कल जो एक NEPI आई थिंक आप लोग सब कोई इससे रूबरू होंगे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कुछ कैबिनेट में बैठक होती है या फिर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, हर एक चीज़ से आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन एक जो इसका विस्तृत रूप होता है मैं वो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एज फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप टीचर हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये कैबिनेट की है और ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। कैसे इसका मसौदा तैयार किया गया है, क्या उल्लेख है इसके बारे में, मैं सारी डिटेल आपको एक एक करके बताऊंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हर एक पॉइंट आई थिंक आपके एग्जाम के लिए बेस्ट पॉइंट सिद्ध हो सकता है, या फिर आप किसी भी लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये टॉपिक ही ऐसा है, कहते हैं ना, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा लाइन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मानव जाति के हर काल में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है ना। मानव जाति का जो हर काल होता है क्या करता है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जो बनाया जाता है वो क्या है, पिछली सभी पीढ़ियों द्वारा, और उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे फॉलो करते हैं, जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपना खुद का जोड़ देता है। जी हाँ, जैसे पहले से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई थी, उसमें कुछ रिमॉडलिंग करके जोड़ते हैं। एक बहुत अच्छा लाइन है, मोबियस स्ट्रिप का मूल ज्ञान की सतत, विकासशील और जीवंत प्रकृति का प्रतीक है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। यह नीति इस निरंतरता का एक भाग के रूप में ज्ञान के सृजन, संचरण, उपयोग और प्रसार की परिकल्पना करती है। जी हाँ दोस्तों, क्या तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नाम सुनते ही आपको लगता होगा क्या है ये, लेकिन ये है क्या, सो अब जानेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। पहले उसके संदर्भ के बारे में जानेंगे, आखिर किसी भी टॉपिक में पहले होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या कहा गया इस PDF में। 31 मई को डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। इसके बाद इस नीति के उल्लेखित द्विभाषा, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप टीचर हैं तो भी आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कि यह सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है तथा आम जनता की राय मिलने और राज्य सरकार के सलाह मशवरे के बाद सरकार इसे अंतिम रूप देगी। सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास एवं और संवर्धन के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा संस्थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और ना ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा। अगर आप CTET, ये आपका राज्यसभा टीवी का है, वीडियो लिंक मैं दे दूंगी, आप यहाँ से देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही बेहतर तरीके से वो चीज़ बताया गया है। अब चलते इसके पृष्ठभूमि के बाद, वो तो संदर्भ था क्या कर, अब हम इसके पृष्ठभूमि को देखते क्या है, कहाँ से इस चीज़ को लाया गया, कैसे कैसे इसका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखते क्या। चूँकि पिछली शिक्षा नीति 3 दशक पहले आई थी, इसलिए वर्ष 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उसने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया, लेकिन किसी कारण से उसे अनुकूलन नहीं पाया और वर्ष 2016 के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई। इस नई सरकार बनते ही समिति की ओर से तैयार नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को सौंप दिया गया। बिल्कुल, जब कोई मसौदा या कोई समिति या किसी चीज़ का जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो जो गवर्नमेंट रहती है उससे अप्रूवल कराना होता है, या फिर उससे में इम्प्लीमेंट हो गया, अगर नहीं हो पाता है तो न्यू गवर्नमेंट आती है, उसको वो चीज़ दिया जाता है, फिर उससे वो रीचेक करती हैं और फिर अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि नई सरकार बनते ही
समिति की ओर से तैयार की गई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को सौंप दिया गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है। मेन हमारा इसमें हर एक पॉइंट बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप टीचर हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो किसी भी लेवल की तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। न्यू कंपटीशन एग्जाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन श्योर रहेंगे ही रहेंगे किसी भी हालत में। अब देखते हमारा मुख्य बिंदु क्या है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं के इसके दायरे में लाया गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए। कैसे ये बढ़ा है, कैसे ये बढ़ सकता है, वो चीज़ देखते हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इसमें अब तक प्राथमिक और वह उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया गया है, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को इस कानून के दायरे में लाने की बात करती है ना। ये चीज़ तो हम लोग अभी से बहुत पहले से इसे पढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक, पूर्व यानी प्री प्राइमरी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इस कानून का दायरा प्राथमिक, पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है। पहले क्या था, हम लोग 1 to 10 तक उसको फ्री, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देते थे, लेकिन अब क्या कहा गया है, प्राथमिक पूर्व शिक्षा से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा के लागू करने के लिए इसमें सिफारिश किया गया है। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है, हम उसे देख रहे हैं क्या है ये। ठीक है, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे आया है 5 + 3 + 3 + 4। ये चीज़ बहुत अच्छी है, कल मैंने देखा था न्यूज़ पे, अब बहुत सारे सोशल साइट पे ये बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा था, उससे हम लोग समझेंगे ये क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को 5 + 3 + 3 + 4 के फॉर्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात की गई है, न्यू शिक्षा नीति में कही गई है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे ये चीज़। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। 5 साल का पहला चरण होगा 3 से 8 वर्ष की आयु। देखिए 5 साल का पहला चरण क्या होगा, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरा चरण क्या है, 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक यहाँ पे 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, पहला 5 साल का पहला चरण क्या है, 3 से 8 वर्ष की आयु। यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट करने का एज क्या कहा गया है, 3 कहा गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ करता था। पहला 5 साल का पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाउंडेशन यानी जो स्टार्टिंग एज होता है, जो यहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है, वो फाउंडेशन एज कहा गया। और दूसरा चरण क्या है, कक्षा 3 से 5 तक के लिए 8 से 11 वर्ष। 3 से 5 यहाँ पे एज दिखाया गया है, यहाँ पे फाउंडेशन इसलिए कहा गया है कि बच्चों की वहाँ से क्या होती है, लर्निंग की एज स्टार्ट होती है। ठीक है, 11 वर्ष के बच्चों के लिए इसे प्रीपैरेटरी स्टेज कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, और ये हमारा है कि शुरुआती, और ये क्या है हमारा प्रारंभिक, जो इससे पहले इसमें था कहा गया है। तीसरा चरण क्या है, कक्षा 6 से 8 के लिए 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसे मिडिल स्टेज कहा गया है, यानी जो माध्यमिक होता है। और चौथा और अंतिम चरण क्या है, 9 से 12 तक के लिए यानी 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। अब तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप अबाउट चैनल में जाकर व्हाट्सएप है कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 24 आवर्स वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होंगे, इस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो एजुकेशन से। अब देखते हैं हमारा क्या है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे क्या, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किए जाए। ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे क्या है इसमें। स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर पर में बदलाव भी सुझाव गया है। स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर पर भी बदलाव सुझाव गया है। इसमें नई शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया है, ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्य को हासिल किया जा सके।
यह प्राधिकरण विभिन्न स्कूलों की मान्यता तय करेगा। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। सरकार देश में शिक्षा का वित्त पोषण और परिचालन जारी रखेगा। निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की भी बात नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है। एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है, सुझाव दिया गया कि पब्लिक शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, और इसमें क्या है, निजी स्कूल को सपोर्ट करने की बात भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं क्या है, शिक्षण के बहुवैकल्पीय तरीके अपनाए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टडी करते हैं, आप कभी खुद भी ये चीज़ रियलाइज करके देखना कि एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते लगता है कि नहीं अब ये चीज़ हम नहीं पढ़ सकते, चलो हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ करते हैं। वो तो हमारे छोटे बच्चे हैं, लगातार आप उनको पढ़ाएंगे तो वो तो उब नहीं जाएंगे, बिल्कुल उब जाएंगे। इसके लिए शिक्षण के बहुवैकल्पीय तरीके को अपनाया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हम बच्चे को बुक के मेथड से ही पढ़ाएं, पहले भी TLM का यूज होता था, लेकिन थोड़ा इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्राथमिक व पूर्व शिक्षा तक पहुँच तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30:1 है। 30 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक तक रखने का सुझाव दिया गया। ये चीज़ पहले से भी था, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जाता था हर जगह। अब इसे फॉलो किया जा सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। ऐसा ना होने के कारण बच्चों के सीखने की क्षमता पर होने वाले प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। बहुस्तरीय शिक्षण के तरीकों को अपनाने व पौष्टिक नाश्ते व आहार की व्यवस्था का भी प्रावधान करने की बात भी कही गई है। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने की बात की गई है। एक मेरा वीडियो बना हुआ है मिड डे मील से, और मैं उसकी PDF भी आप लोग को चैनल पे ग्रुप में मैं वहाँ पे अवेलेबल करा सकती हूँ, आप उसे देख लेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MDM यानी मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, उसको भी विस्तार करने के लिए कहा गया है। ये लाइन बहुत कुछ डिस्क्राइब करता है कि पौष्टिक नाश्ते व आहार की व्यवस्था का प्रावधान करने की बात की गई है शिक्षा नीति के प्रारूप में। इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने की भी बात कही गई है। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है पॉइंट, रिमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए। जी हाँ दोस्तों, रिमेडियल क्लास पहले स्कूलों में नहीं मिल पाती थी, कॉलेज में होती थी। आई थिंक आपको स्कूल टाइम आपका याद होगा, तो उसमें रिमेडियल क्लास की व्यवस्था की जाती है। हम लोगों ने भी ज्वाइन किया है, अब बहुत अच्छे से उसको मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने सीखा है। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं, स्कूल में इस चीज़ का व्यवधान किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके तहत 10 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। किसके तहत? रिमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए, रिमेडियल शिक्षण के तहत, ठीक है। कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु स्कूल में रिमेडियल क्लास यानी रिमेडियल क्लास के लिए 80 मिनट का पीरियड रहेगा। कक्षा 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पीरियड नियमित लाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, देखिए हम लोग जब टीचर है तो हमें एक चीज़ पता होता है कि हर एक बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है, हर का IQ स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो अगर हम किसी टॉपिक को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ बच्चे उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें रिमेडियल क्लास की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो वो उस रिमेडियल क्लास में जाकर पूछ सकते हैं। रिमेडियल क्लास ऐसे ही बच्चों के लिए की जाती है जिन्हें कि रेगुलर पीरियड में कुछ परेशानी हो रही है। हो सकता है टीचर की स्पीड ज़्यादा हो या फिर बच्चे की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो, कि अदर बच्चे से थोड़ी सी कैपेसिटी कम होने की वजह से कुछ पॉइंट उनका छूट जाता है। तो रिमेडियल क्लास में क्या होता है, सारी चीज़ इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से कहा गया कि 10 तक के 80 मिनट का पीरियड होगा, लेकिन क्या है 9वीं और 12वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए यह पीरियड नियमित लाने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 9 से प्रॉब्लम बच्चे हैं, बोर्ड हो जाती है और थोड़ा सा सिलेबस टफ हो जाता है, क्योंकि डूइंग विथ लर्निंग से बच्चे 8 तक तो पढ़ते ही हैं। प्लेइंग विथ लर्निंग मतलब वो खेलते हुए पढ़ते हैं, लेकिन सीरियसली पढ़ाई वो 9 क्लास से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर मिडिल क्लास होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या और पॉइंट को ऐड किया गया। इसके तहत काम करने वाले शिक्षक विद्यालय में समय से पूर्व व समय पश्चात विद्यार्थियों के साथ रिमेडियल शिक्षण का काम करेंगे। जी हाँ, इसमें टीचर की बहुत भूमिका है, क्योंकि अगर टीचर ऐसा सोचते हैं कि हम रेगुलर क्लास ले चुके हैं तो रिमेडियल क्लास नहीं लेंगे, तो वो
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो वहाँ पे विद्यार्थी हित के लिए है, बिल्कुल। और वहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक ही अवेलेबल होंगे, तो ही तो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। साथ ही लंबे अवकाश वाले दिनों में रिमेडियल यानी विद्यार्थियों को होने वाली शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए कक्षाएं का संचालन सुझाव दिया गया। अब बहुत लंबी छुट्टी हो जाती है, उसमें बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हो जाती है, बच्चे खुद तो पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल वगैरह बंद होने का, और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि साथ ही लंबे अवकाश वाले दिनों में भी रिमेडियल यानी विद्यार्थियों को होने वाली शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए कक्षाओं का संचालन का सुझाव दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा। रिमेडियल कक्षाएं त्रैमासिक परीक्षा में डी और ई ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी और नियमित शिक्षकों द्वारा ली जाएगी। देखिए ग्रेडिंग सिस्टम है, ए बी बहुत अच्छा होता है, सी भी अप्रॉक्स सही होता है, लेकिन डी और ई ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी थोड़े मतलब सामान्य से भिन्न हो सकते हैं पढ़ाई में। तो यहाँ पे उनके लिए नियमित होगी, और ये किसके द्वारा लिए जाएगी, तो नियमित शिक्षकों के द्वारा ली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा न्यू पॉइंट क्या है इसमें ऐड किया गया। निम्नमेशी शिक्षण उपायों को अपनाया जाए। हमेशा शिक्षण शैली में कुछ नवीनतम करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। अभी तो बच्चे ही नहीं, आप अगर कोई चीज़ नए तरीके से करोगे तो आपको भी मतलब उसमें क्या होता है ना, डूइंग विथ लर्निंग वाली फीलिंग आती है, मतलब करके सीख रहे हैं। क्योंकि हम टीचर्स उतने अपडेट नहीं हो पाते, इसलिए ये बच्चों के लिए ही नहीं हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अच्छे से थोड़ा देखते हैं क्या है। इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा में भाषा और गणित पर जोर देने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, पहली और दूसरी और तीसरी कक्षा, पहली दूसरी में भाषा और गणित होता है, तीसरी से क्या होता है, ईवीएस आ जाता है यानी पर्यावरण अध्ययन। अब यहाँ पे देखिए देने की बात कही गई है। चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर भी जोर देने के अलावा भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेल व गणित मेला जैसे आयोजन करने की भी बात नीति में कही गई है। पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए पुस्तकालय के महत्व को पुनः स्थापित करने के अलावा कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के लिए बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों को आयोजन करने पर बल दिया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे क्या होता है ना, बच्चे रुचि लेकर पढ़ाई करते हैं। और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, खाली स्लेट के जैसे होते हैं, उनके माइंड में जो लिखेंगे वो चीज़ लिखा जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, एकदम बिल्कुल ईजीएस्ट और कक्षा का माहौल ऐसा हो कि बच्चे खुद रुचि लेकर उसमें पढ़े। तो ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा सा आते हैं, हमारा जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर, ये पॉइंट हर जगह क्यों ऐड होता है, क्यों अभी भी हमारी समाज की स्थिति ऐसी ही है, थोड़ा सा देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐड भी करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ये चीज़ पॉइंट खो ही जाएगा लगता है भागदौड़ में। आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूल जैसी व्यवस्था करने का भी सुझाव है इसमें। बिल्कुल, आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूल जैसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का सुझाव करने का भी इसमें सुझाव दिया गया। लड़कियों की शिक्षा बीच में बाधित न हो, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्तर पर 12वीं तक का सुझाव भी दिया गया है। आई थिंक कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक नहीं थी शायद, ये चीज़ मुझे उतना कंफर्म नहीं है, बट इसे मैं देखकर आप लोग को इसमें ऐड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें 12वीं तक करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षण में तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब तक हम किसी चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नहीं यूज हो पाता है, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें लाया गया है। शिक्षकों की सुविधा के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, शिक्षकों की सुविधा के लिए तकनीक के इस्तेमाल में प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है शिक्षा नीति में। ये बहुत अच्छा है। हमारे टीचर जो बोझिल हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड और मार्कर यूज करते चेक करते चॉक डस्टर कि क्या पढ़ा है, कुछ नया अपडेट नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जब चीज़ कुछ अपडेट होता है तो काम करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और काम ही नहीं, वो क्या होता है, हमारे टाइम को सेव करता है काम। जैसे हम किसी चीज़ को बोर्ड पे लिखते हैं और प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है,
प्रोजेक्टर बना बनाया होता है और बच्चे बोर्ड से अपेक्षा प्रोजेक्टर पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें नई चीज़ों को देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तकनीक को शिक्षण के विकल्प के रूप में देखने के बजाय सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में देखने का सुझाव दिया गया। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं सोचे कि ये टेक्नोलॉजी है। अगर हम TLM देखते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये चीज़ बिल्कुल अलग नहीं होगा, हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तकनीक देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी है, इसका यूज हम हर जगह नहीं कर सकते, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये पॉइंट है। इसके साथ ही अभिभावकों को भी सक्रिय भागीदारी पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा हर वर्ष 50 घंटे की टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात पर जोर दिया गया। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो टीचर्स काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, कुछ अपडेट नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और नाउअडेज जो भी चीज़ अपडेट हो रही है, टीचिंग से हो या किसी भी चीज़ से हो, उसके लिए टीचर्स को इस बात से अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, शिक्षकों की ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ट्रेनिंग नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और अंतरिक्ष विज्ञान की जैसे आधुनिक विषयों में भी देनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत अच्छी आई है टीचर्स के लिए। अब थोड़ा सा और देखते हैं हमारा मेन पॉइंट क्या सा बचा है। थोड़ा सा और पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा इसे देखते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। हर एक चीज़ को इसमें कवर किया गया है। आई थिंक इसके बाद आपको NPE से बिल्कुल टेंशन नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ से इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है हर एक पॉइंट को। विषय वस्तु का भार कब किया जाए। बिल्कुल, कहते हैं ना, एक बच्चे की जो क्लास में आपने पोएम पढ़ा होगा कि मुझसे भारी मेरा बस था, वो चीज़ यहाँ पे लाइन बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है। शिक्षा के दौरान विषय वस्तु का बोझ कम करने की बात नई शिक्षा में नीति में कही गई है ताकि विद्यार्थियों को तर्क शक्ति को मजबूती दी जा सके। इसके लिए वर्ष 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, एक लाइन था, टैगलाइन था उस समय, कब का, ये 1993 में। किस समिति का, तो यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन का हवाला दिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हम अपने स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्रपूर्ण विश्लेषण और तर्क शक्ति को प्रोत्साहित करने वाली बनाना चाहते हैं तो शिक्षा पर भारी बोझ बन गई है विषय वस्तु का वजन कम करना ही होगा। यह दोस्तों, यहाँ पे वो पोएम मुझे बचपन वाली याद आ गई कि मुझसे भारी मेरा बस था, कर देती मेरी हालत खस्ता। बच्चों को एजुकेशन देना है, तर्क शक्ति एजुकेशन देना है। कैसे बच्चे उस चीज़ को करते हैं। और लर्निंग विदाउट बर्डन, बिल्कुल यहाँ पे अब जो एक आ चुका है लाइन कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि आप अगर पढ़े होंगे, किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग की होगी या फिर ऐसे पढ़े होंगे, बच्चे को कहते हैं ना एक खुराक नहीं बनाना चाहिए कि हाँ आज हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे का अगर मन है तो वो पढ़ेंगे, नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है वो बुक से ना पढ़े, खेल खेल में उन्हें सिखा दे। बहुत ऐसी तरीका है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्तरहीन शिक्षा से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शिक्षक के लिए, स्कूल के लिए, हर जगह ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। स्तरहीन शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षा कार्यक्रम को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय कॉलेजों में स्थानांतरित करके टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा गया। 4 वर्षीय एकीकृत चरण वाले विशिष्ट BEd कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को अनंत न्यूनतम डिग्री की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, अब आते हैं द्विभाषा के स्थान पर त्रिभाषा फॉर्मूला क्या, 3 लैंग्वेज। यहाँ पे इसको देखना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब नहीं बच रहा है। लास्ट पॉइंट है, 2 चीज़, उसे इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट फिर अलग से आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी, जिसका दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से विरोध हुआ। इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी, जिसका दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से क्या हुआ, विरोध किया गया। इसके बाद सरकार ने संशोधित मसौदा जारी
कर कहा कि जो विद्यार्थी पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं वे कक्षा 7 या कक्षा 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं। वे 3 भाषाओं, एक साहित्य के स्तर पर में माध्यमिक स्कूल के दौरान बोर्ड परीक्षा में अपनी दक्षता प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुभाषा को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता की बात भी कही गई है जो बच्चे की मातृभाषा समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है, इसलिए पहली से 5वीं कक्षा तक संभव हो सके बतौर शिक्षण माध्यम से मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाए। जहां घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है वहां 2 भाषाओं का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया। यही हमारा क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला प्लेस ऑफ प्लेस लैंग्वेज ऑफ 2 लैंग्वेज। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अन्य सुझाव भी इसमें दिया गया है, क्या है उससे थोड़ा सा देखेंगे और उसका इस वीडियो को एंड करूंगी मैं। कुछ अन्य सुझाव के तौर पर क्या अभी शिक्षा नीति का जो प्रारूप हमारे सामने है उसे तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो गई थी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जो जनसंख्या की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने पर जोर दिया गया जो विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षावादी और उद्योग में जनशक्ति की कमी को पूरा कर सके। यह नीति अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही आधारभूत संरचना के आधार पर तैयार की गई है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख गया है। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत VVI है और इसे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तुरंत ये जो है और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम हो। मानव संसाधन यानी MSRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखने की सिफारिश भी की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आते सन ईस्वी की बात की जाती है तो वर्ष 1986 में तैयार शिक्षा नीति में वर्ष 1992 में व्यापक संशोधन किया गया और यही नीति अभी तक प्रचलन में थी। लेकिन बीते 28 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और इसी के मद्देनजर देश की विशाल युवा आबादी में समकालीन जरूरतों और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति बनाई गई। अब समय की कसौटी पर यह कितना खरा उतरती है यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हमें इसको फॉलो करना है, हमें जहाँ तक संभव हो इसे हम कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट शिक्षा नीति से लेकर के, जिसमें बहुत सारे पॉइंट को हमने देखा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी थे। 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है उससे भी देखा हमने, स्तरहीन शिक्षा से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, विषय वस्तु का भार कैसे कम किया जा सकता है, शिक्षण में तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, लड़कियों की शिक्षा पर भी इसमें जोर दिया गया है। उसके बाद क्या है नए टेक्नोलॉजी से हम कैसे बच्चों को कहते हैं वैल्यूएबल एजुकेशन दे सकते हैं, रिमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था भी की जाए, इस पर भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। शिक्षण के बहुवैकल्पीय तरीकों को अपनाया जाए, यहाँ भी इस पॉइंट को भी डिस्कस किया। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किया गया वो भी हमने देखा। यहाँ पे 5+3+3+4 फार्मूला क्या है उसे भी हमने देखा। शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा भी बढ़ाया गया है इसमें, ये चीज़ भी हमने देखा और मुख्य बिंदु और संदर्भ से जो हमने शुरू किया वो चीज़ देखा। तो आज का वीडियो आई होप यू गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देंगे कि आपको NEP कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।